गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे आप लोग। तो चलिए आज हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 के लेक्चर नंबर 2 की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कुछ बातें बताई थी और कुछ बातें हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, तो जिसे मतलब अगर ये देखना है तो लेक्चर नंबर 1 देख करके आइएगा ताकि ये लेक्चर भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आए। चलिए बच्चों, बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक पदार्थ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब करते हैं तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यह बात लिख रखी है कि जेडियम यानी जिंक है, सॉलिड स्टेट में ठोस अवस्था में जिंक है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन की जब इसमें कमी आ जाए तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। और यही अगर दो इलेक्ट्रॉन की अगर वृद्धि होती, जैसे कॉपर है, कॉपर में दो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है ना? तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की क्रिया को हम ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहां पर हमने लिखा जेडीएन का जब रिएक्शन कराया गया तो जेडीएन 2+ और 2- इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है? और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है, ये ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए ये यहां पर रिएक्शन हो रही है। इसे एक अभिक्रिया है Zn+H2SO4, जिससे ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि जिंक है, जब जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने क्रिया कराया, रिएक्शन कराया, तो रिएक्शन के बाद, रिएक्शन के पश्चात जो बातें हुई, ZnSO4 बना और क्या बना? हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है? तो जहां पर हम इसी एग्जांपल को अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के नजरिए से देखें तो देखिए यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि इसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? एक्सेप्ट कौन कर रहा है? हाइड्रोजन ना, तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। दो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज हो रहे हैं जिंक से, तो जिंक से जब रिलीज हो रहे हैं तो ये है क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है? तो मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आप लोग बात करते हैं, हमने बताया था सेल के बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है? गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल। ठीक है? बात करते हैं हम लोग गैल्वेनिक सेल की।
देखिए गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल के अगर बारे में हम लोग बात करें तो गैल्वेनिक सेल यह भी एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक अपक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चों? यह एक वैद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, उसे हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ये भी सामान्य रासायनिक सेलों की तरह ये भी कार्य करता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रासायनिक सेल नहीं है। जैसे बात कर लेते हैं हम लोग इस सेल के बारे में, तो ये एक बेसिक सेल है। इसके सिद्धांत जो है अन्य विद्युत रासायनिक सेलों की तरह ही काम करते हैं। आप अगर देखें तो इसमें हमने इसके दो अलग-अलग हमने ये बात करी और इसको हमने इन दोनों के पात्रों को हमने एक लवण सेल द्वारा जो है क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया इसे इन दोनों पात्रों में। जब हम इसमें जो है इस सेल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो है जाहिर सी बात है जब इसमें जो है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये जो है एक खलबलाहट के साथ जो है खोलने लगेगा, ठीक है ना। तो ये खोलता है और उसके बाद जो है इसमें जो है कॉपर जो होता है, कॉपर की अर्ध सेल जो होती है, कॉपर ये कैथोड का काम करता है, जिंक जो है वो एनोड का काम करता है। इसमें जो है क्या करता है, जिंक जो है एनोड का काम करता है और कॉपर कैथोड का काम करता है। यानी कि अगर बात की जाए इसकी तो इससे जो है जेडीएन से है ना, जेडीएन ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, इस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। जब इसका रिएक्शन होता है तो इसके रिएक्शन के साथ साथ इसका जब रिएक्शन होता है तो इसके रिएक्शन के साथ साथ क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। जैसे Zn2+ इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं और ये एक्वस फॉर्म में होता है। ये किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है। प्लस इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। जबकि जो कैथोड है, कैथोड की अगर हम बात करें तो कैथोड की यदि हम बात करते हैं तो कैथोड में क्या होता है, कैथोड सेल में Cu में क्या होता है, Cu में क्या होता है, बोलिए Cu2+, ठीक है, इसका क्या होता है, Cu2+ एक्वस फॉर्म में ये होता है, किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं ना, इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं और जब 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे तो ये जो है एक्वस फॉर्म से कॉपर, ये जो है कॉपर सॉलिड फॉर्म का, ये है आपका विद्युत, ये है आपका गैल्वेनिक सेल। लेकिन गैल्वेनिक सेल के बारे में हम लोग अभी पूरी बात हमने की नहीं, अभी पूरी बात हमारी खत्म नहीं हुई। देखिए गैल्वेनिक सेल जो है इसके हम लोग जरा सा इतिहास के बारे में बात करते हैं कि गैल्वेनिक सेल का
सेल का इतिहास क्या है, गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, गैल्वेनिक सेल की हिस्ट्री किस तरीके से आई है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के हिस्ट्री के बारे में बात करें, हिस्ट्री ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में। हिस्ट्री ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस सेल के बारे में 1780 ईस्वी में, इस सेल के बारे में सबसे पहले सन 1780 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे गैल्वेनी, है ना, क्या नाम था, 1780 में एक वैज्ञानिक थे गैल्वेनी, इन्हीं के नाम पर इस सेल का नाम गैल्वेनिक सेल पड़ा। ठीक है ना, लेकिन सन 1800 ईस्वी आते आते यानी कि 20 साल के बाद, ठीक इसके 20 साल के बाद एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था अलेक्जेंड्रो वोल्टा। क्या नाम था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा नाम था। अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इन्होंने क्या काम किया, सन 1800 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में, सन 1800 ईस्वी में गैल्वेनिक सेल की खोज 1780 में गैल्वेनी ने किया था। गैल्वेनी ने इस सेल के बारे में बताया था, लेकिन अलेक्जेंड्रो वोल्टा 1800 ईस्वी ने इस सेल के बारे में और भी विधिवत से जानकारी दिया, यानी कि उसी को इसका श्रेय दिया जाता है। तो इस सेल को जो है गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इस सेल को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहा जाता है और गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ये दोनों सेल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि सन 1780 में इसकी खोज गैल्वेनी ने की थी और अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने सन 1800 में इसके बारे में, इस सेल के बारे में बहुत ही विधिवत जानकारी दी थी, इसलिए, है ना, इसे सेल को वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इस सेल को जो है जितनी बार चाहे चार्ज कर सकते हैं, यानी कि इसे पुनः चार्ज किया जा सकता है। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे लवण सेतु के बारे में। ठीक है ना, लवण सेतु इसमें लगा हुआ है। ये लवण सेतु क्या है, लवण सेतु ये कहां से आया, किस तरीके से आया, इस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसे बना लीजिएगा ताकि हम इसे मिटा सकें। तो बना लीजिए इस चित्र को और नोट कर लीजिए ताकि हम अब एक एक टॉपिक के बारे में बात कर सकें। ठीक है, बना लीजिए। देखिए, लवण सेतु, लवण सेतु के बारे में अगर हम बात करें तो लवण सेतु विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में जो रासायनिक पदार्थों को, यानी कि आपस में जोड़ने के लिए, जो आयनिक चालक का दोनों अर्ध सेलों को जोड़ने के लिए एक आयनिक चालक का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। ये जो है यू आकार की होती है, यू आकार की एक नलिका होती है। देखिए, जो लवण सेतु होता है, अगर लवण सेतु के हम कार्य के बारे में बात करें, लवण सेतु के हम कार्य के बारे में बात करें तो ये जो है आंतरिक जो परिपथ होता है, उस आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। इसके कारण दोनों विलयन आपस में नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो ये दोनों विलयनों को अलग करता है ना, यहाँ पर
आकार की ये नलिका होती है। तो यहाँ पर जब हम इसे इस तरह से रखते हैं तो यहाँ पर रुई का फाहा लगा देते हैं, ताकि जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, वो क्या जो हो, यह इसका पदार्थ यानी कि जो जिंक का पदार्थ है वो जो है जिंक सल्फेट का पदार्थ है वो कॉपर सल्फेट में न मिले, और जो कॉपर सल्फेट का पदार्थ है वो इसमें न मिले, लेकिन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ने के लिए काम करती है। ठीक है, ये दोनों अर्धसेलों में अपघट्यों का विद्युत उदासीन द्वारा ये क्या होती है, उदासीनता को, ये जो है विद्युत उदासीनता को बनाए रखती है। अगर हम लवण सेतु को बनाने की बात करें, लवण सेतु को किस तरीके से बनाया जाए, तो लवण सेतु बनाना, अगर हम लवण सेतु को बनाने की बात करें तो लवण सेतु को हम किस तरीके से बना सकते हैं। लवण सेतु को बनाना, देखिए लवण सेतु को बनाने के लिए हम पहली बार गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, गर्म पानी लेते हैं, और इस गर्म पानी में गुनगुना, फिर उसके बाद धन, अगर हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, अगर इसमें मिलाते हैं, अगर मिलाने के साथ साथ इसमें हम KCl पोटेशियम क्लोराइड और KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसमें KCl जो है, यहाँ पर KCl जो है पूरा भरा होता है, KCl जो हमारी नली होती है इसमें पूरी तरह से क्या होता है, KCl भरा होता है, और इस KCl भरे होने की वजह से ही क्या होता है, जब हम इसे ठंडा करते हैं, इसमें जैसे क्या है, पूरा KCl, अगर पूरा KCl भरा हुआ है, KCl पोटेशियम क्लोराइड भरा, तो जब हम इसे ठंडा करेंगे ना तो ये जो है जम जाता है, और जमने की वजह से क्या होता है, जमने की वजह से ये पूरी तरह से इसमें जो है ठंडा करते हैं तो ये पूरा जम जाता है, तो इससे भी पदार्थ क्या होता है, एक दूसरे में नहीं मिल पाता है। तो आइए आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और कल बात करेंगे इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। इलेक्ट्रोड विभव क्या है,